जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज आपका है 7.4। पिछले के वीडियो में हमने 7.4 से संबंधित जो प्रमेय है, थ्योरम है, उसको हमने डिस्कस किया था, उसको अच्छा से बताया था। और क्वेश्चन नंबर 1 को, प्रश्न 1 को मैंने वहाँ पर सिद्ध किया था, वहाँ पर कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होती है, यह हमने बताया था। इस प्रश्न में इस प्रश्नावली में हमने 3 थ्योरम पढ़े और तीनों थ्योरम के आधार पर आपका ये जो है चैप्टर बनेगा। तो हम बता देते हैं कि पहला हमने जो थ्योरम पढ़ा था वो पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजा अगर असमान हो तो सबसे लंबी भुजा के जो सामने का कोण होगा वो बड़ा होगा। सबसे लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, पहला पढ़ा था। और जस्ट इसी के उल्टा पढ़ा था कि सबसे बड़ा कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। और तीसरा हमने प्रमेय पढ़ा था कि दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमने ये तीनों थ्योरम को पढ़ा। इस तीनों थ्योरम के आधार पर ये चैप्टर जो है आपका 7.4 आपका सभी बनेगा। तो चलिए, हमने पहला प्रश्न को बना दिया था, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, तो हम और अच्छा से अच्छा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य आपको समझाना, बताना, ताकि आप प्रश्न को बना सके, आप सीख सके कि प्रश्न बनाया कैसे जाता है। किसी भी बुक को ले लीजिए, उससे प्रश्न आप बनाइए। इस थ्योरम के आधार पर, इस कंसेप्ट के आधार पर आप उसको अच्छा से बना सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य आपको अच्छा से समझाना, आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, या कहाँ किस प्रश्न में क्या प्रॉब्लम है, या क्या हमसे कोई छूट गया बात, तो हम उसको अगले वीडियो में अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि ये जो आपकी आकृति दी हुई है 7.48, तो इस आकृति में क्या है कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा, जैसे AB भुजा को आगे बढ़ाया गया, AC भुजा को आगे बढ़ाया गया है। प्रश्न में ये कह रहा है कि AB और AC को क्रमशः P और Q तक बढ़ाया गया। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि एंगल जो है PBC, ये एंगल, जैसे मान लीजिए इसको एंगल 1 मानते हैं और इसको एंगल 2 मानते हैं, तो एंगल जो 1 है वो 2 से क्या है? छोटा है। तो दर्शाइए कि जो AC है वो AB से बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसे ये आपका जो दिया हुआ है आपका आकृति, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दिया है। तो कह रहा है कि एंगल 1 जो है छोटा है एंगल 2 से, तो एंगल 1 मान लीजिए कि आपका 50 डिग्री है और एंगल 2 जो है आपका 60 डिग्री है, मान लीजिए, सपोज दैट। तो आपने एक रैखिक युग्म पढ़ा होगा। रैखिक युग्म में क्या होता है? रैखिक युग्म में पढ़े होंगे, जैसे ये एक रैखिक युग्म है, ये जैसे आपका B है और ये E है और ये आपका क्या है? P तक बढ़ा गया, ये C, ये Q तक बढ़ा है, ऐसे। तो मान लीजिए कि AB एक क्या है? AB और यहाँ पर Q। तो यहाँ पर एक देखिए, तो रैखिक युग्म बन रहा है। जैसे ये एंगल 1 है तो इसको हमने 3 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, मान लिया। तो एंगल 1 और 3 को जोड़िएगा तो क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जैसे मान लीजिए कि एंगल 1 जो है आपका 50 डिग्री है, एंगल 1 जो है क्या है? 50 डिग्री है, तो आपका एंगल 3 कितना होगा? 130 डिग्री होगा। स्पष्ट है? उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ये एक रैखिक युग्म यहाँ पर बना रहा है, आपको रैखिक युग्म पहले हमने पढ़ा चुका है, जैसे एंगल ये 2 है और ये एंगल क्या है? 4 है। तो एंगल 2 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 4 कितना होगा? आपका 120 डिग्री होगा। एंगल 4 कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि एंगल 3 और 4 में बड़ा कौन है? तो एंगल 3 और 4 में आपका बड़ा कौन है? तो एंगल 3 बड़ा है, इसलिए कि एंगल 3 क्या है?
130 डिग्री है और एंगल 4 क्या है 120 डिग्री है। तो आपको समझना होगा यहाँ पर कि जो बाय एंगल में जो बड़ा होता है उसका अंदर का एंगल जो होता है छोटा हो जाता है, और जिसका बाहर एंगल छोटा होता है उसका अंदर के एंगल क्या होता है, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से इस फिगर में अगर आप देखेंगे इस फिगर में, तो आपका अगर एक छोटा है 2 से, तो यहाँ पर एंगल 3 जो है बड़ा हो जाएगा एंगल 4 से। तो जैसे ही एंगल 3 बड़ा होगा तो आपका यहाँ पर थ्योरम लग जाएगा कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर अगर एंगल 3 बड़ा हो गया आपका एंगल 4 से, तो यहाँ पर AC जो है बड़ा हो जाएगा AB से। यही आपको सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पर एंगल दर्शाना होगा। जैसे कभी भी कहेगा कि भुजा बड़ी है तो वहाँ पर एंगल बड़ा दिखाइए कि एंगल यहाँ पर बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर प्रमेय दे रहे हैं। प्रमेय क्या दे रहे हैं कि बड़ी कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो देखिए हम यहाँ पर यही चीज़ को आपको सिद्ध करके सामने दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो लिखते हैं कि प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो जो चीज़ दिया हुआ है हम उसको पहले लिख लेते हैं ऊपर में हेडिंग में। ये बनाने का तरीका है, इस तरीके को ही आप अपनाइएगा एग्जाम में भी। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः मतलब लगातार बिंदुओं, एक से अधिक बिंदु है तो बिंदुओं P तथा Q तक बढ़ाया गया है, जिसमें एंगल PBC जो है छोटा एंगल है। और बड़े और छोटे का साइन क्या होता है कि जिसकी तरफ फेस खुला रहेगा, मुंह खुला रहेगा, वही बड़ा होता है। तो यहाँ पर एंगल PBC छोटा है एंगल QCB से, मतलब यहाँ पर एंगल 1 जो है एंगल 2 से छोटा है, मतलब एंगल 2 जो है बड़ा है। फेस किधर खुला है तो 2 की तरफ, तो एंगल 2 क्या है, बड़ा है। हमने यहाँ पर एंगल 1 2 मान लिया आपको समझने के लिए कि आप यहाँ पर PBC यहाँ पर देखिएगा फिगर को, तब तक आप डायरेक्ट देख लेंगे कि एंगल 1 इसको माना गया है। PBC को देखिए यहाँ पर P, यहाँ से PBC इधर गया है, यहाँ से QCB इधर आया है, समझ गए। तो सिद्ध करना है कि AC जो है बड़ा है AB का, मतलब कि ये भुजा AC जो है बड़ा है AB से। तो देखिए बड़ी भुजा अगर दर्शाना होगा तो यहाँ पर बड़ा कोण दर्शाएंगे। हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाएंगे कि बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। तो हम यहाँ पर अब प्रमाण देते हैं, प्रमाण प्रूफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि AB और AC को, चूंकि AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P तथा Q तक बढ़ाया गया है। तो इसलिए जब बढ़ाया गया है तो क्या लिख सकते हैं, रैखिक युग्म में से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। देखिए जैसे हमने यहाँ पर फिगर बनाया है, आपको फिगर में हम दर्शा रहे हैं। ये देखिए ये फिगर में एंगल 1 और 3 को ये रैखिक युग्म में होगा, यहाँ पर एंगल 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एंगल ABC प्लस एंगल PBC इक्वल टू कितना 180 डिग्री। समीकरण 1 अगर लिखना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेंगे पुनः
पुनः हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी इक्वल टू कितना 180 डिग्री, मतलब कि एंगल 4 प्लस एंगल 2। यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पर एंगल 4 और एंगल क्या 2 इक्वल टू कितना 180 डिग्री है। ठीक, तो समीकरण इसको 2 मान लिया। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में हमको क्या मिल रहा है इस बात को देखिए। यहां पर समीकरण 1 और 2 में ये देखिए कि एंगल ये 180 डिग्री और 180 डिग्री आरएचएस साइड बराबर है। तो जब आरएचएस साइड बराबर होता है तो हम एलएचएस साइड को क्या कर लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल क्यू सी बी, मतलब कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 2। यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि चूंकि आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर चूंकि आप जानते हैं कि पहले ऊपर में दे दिया है कि एंगल पी बी सी जो है, पी बी सी जो है बड़ा है एंगल क्यू सी बी का, यहाँ पर लिख सकते हैं दिया है, मतलब कि एंगल 1 जो है छोटा है एंगल 2 का। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एंगल 1 30 डिग्री है, मैंने आपको ऊपर समझाया था, जैसे 50 डिग्री है, रुकिए, जैसे यहाँ पर मानना, यहाँ पर लिखेंगे, ये तो एंगल 1 है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, माना कि एंगल 1 बराबर क्या है 50 डिग्री, एंगल 2 बराबर कितना माने थे 60 डिग्री, 60 डिग्री माने थे। तो इसलिए एंगल 3 कितना आया था 130 डिग्री आया था, एंगल 3 130 डिग्री आया था, और एंगल 4 जो आया था 120 डिग्री आया था। तो अगर दोनों साइड को अगर बराबर लिखेंगे तो ये दोनों साइड क्या होगा, ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी क्या है 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर 3 का वैल्यू लिखेंगे एंगल 3, तो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में, ये देखिए, तो एंगल 1 जो है छोटा है एंगल 2 से, तो एंगल छोटा है, तो एंगल यहां पर एंगल 3 का वैल्यू कितना है 130 डिग्री, एंगल 1 एंगल 3 प्लस एंगल 1 यहाँ पर कितना है, ये आपका 50 डिग्री है, इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 4 कितना 120 डिग्री है, और एंगल 3 कितना है 60 डिग्री है। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर कितना 180 आ रहा है, आपका 180 आ रहा है। तो हम यहाँ पर समझाने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जब एंगल 1 छोटा है 2 से, तो यहाँ पर एंगल 3 जो होगा बड़ा होगा एंगल 4 का, मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी बड़ा एंगल है एंगल ए सी बी का प्रूफ। ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एंगल 3 जो है आपका क्या है, ए बी सी है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एंगल 3 क्या है ए बी सी है, और एंगल 4 क्या है आपका यहाँ पर ए सी बी है। तो एंगल 3 क्या होगा, बड़ा होगा एंगल ए सी बी से। ये आपका सिद्ध हुआ, यही आपको प्रश्न में सिद्ध करना था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कर कि आकृति आपकी दी हुई है 7.49। आकृति को देखिए और इस आकृति से हमको बताने का प्रयास कीजिए कि एडी जो है बीसी से क्या है, छोटा है। एडी जो है बीसी से छोटा है। अब एडी को देखिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींचा गया ये एडी है, और ये जो है आपका बीसी जो है क्या है, छोटा है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया हुआ है,
और दोनों त्रिभुज में हम बारी बारी से चलेंगे। और किसके हिसाब से, तो देखिए एंगल बी और एंगल ए के कंडीशन को रखते हुए और एंगल सी और डी को कंडीशन को यहाँ पर रखते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर बोला है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो एंगल ए बड़ा है तो एंगल ए के सामने की भुजा बड़ी हो जाएगी, और एंगल डी बड़ा है तो एंगल डी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, आप थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले आपका जो प्रश्न में दिया है उसको हम लिखते हैं। तो क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है चूंकि ए ओ बी और सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में एंगल बी जो है छोटा है एंगल ए से, और एंगल सी छोटा है एंगल डी से। तो सिद्ध करें, करेगी क्या सिद्ध करना है कि ए डी जो होगा छोटा होगा बी सी से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लिखते हैं प्रमाण। यहाँ पर रचना की कोई ज़रूरत नहीं है, फिगर बराबर है, कोई अधूरा नहीं है, इसलिए बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी में क्या है, चूंकि एंगल बी जो है आपका छोटा है एंगल ए से, इसलिए ए ओ जो होगा आपका छोटा होगा बी ओ से। समीकरण एक बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर बड़ा कोण क्या है, ए है, तो ए के सामने की भुजा कौन है, ओ बी है, तो ओ बी क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने देखो यहाँ पर यही लिखा है, समीकरण इसको एक माना है। पुनः हम यहाँ पर लिखेंगे, पुनः त्रिभुज डी ओ बी में, चाहे सी ओ बी में, सी ओ डी में चलेंगे। त्रिभुज सी ओ डी में क्या है, सी ओ डी में कि एंगल सी जो है आपका छोटा है एंगल डी से, इसलिए आपका ये दिया हुआ है, प्रश्न में ही दिया है। यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, दिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, इसलिए डी ओ जो है छोटा है सी ओ से, समीकरण 2। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। अब लिखिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, ए ओ प्लस डी ओ इक्वल, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर का साइन दिया है तो ग्रेटर का ही साइन दीजिए, दोनों तरफ ग्रेटर का ही साइन दिया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने इसको जोड़ा है इसके साथ, इसको जोड़ा है इसके साथ। अब ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का ही साइन लिखिए, यहाँ पर लिखिएगा बी यू और प्लस सी यू। तो फिगर में आप ध्यान दीजिएगा कि बी ओ और सी ओ को जोड़ने पर क्या बन रहा है, बी सी। यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है, बी सी, और ये क्या बन रहा है, ए डी। तो यहाँ पर यही सिद्ध करना था कि ए डी जो है छोटा है बी सी से, ये आपका सिद्ध हुआ, आप लिख लीजिए। चलिए इसी तरह से अब हम चलते हैं प्रश्न
4, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपका ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और बड़ी है। तो ए बी छोटी है और आपका सी डी जो है क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर दर्शाइए कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो यहाँ पर एंगल ए जो है एंगल सी से बड़ा है ये बताना है, और एंगल बी जो है आपका बड़ा है एंगल डी से। देखने तो लग ही रहा है कि बड़ा है छोटा है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रूफ देना है, आपको बताना है कि कैसे। ये आपकी आकृति है 7.50, आपकी बुक में आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या दिया है सबसे पहले वो लिखते हैं। प्रश्न में दिया है ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। जो प्रश्न में दिया है मैंने उसको लिख दिया। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करे कि एंगल ए जो है बड़ा है एंगल सी से, और एंगल बी जो है बड़ा है एंगल डी से। देखिए ये फिगर थोड़ा सा अधूरा है, इसलिए कि ये चैप्टर है त्रिभुज का, दिया है चतुर्भुज। तो हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, तो इसके लिए रचना करेंगे। लिखेंगे रचना, तो लिखेंगे ए को सी से मिला है, ए को सी से और बी को डी से मिलाया, तो यहां पर ए को यहां पर सी से मिला दीजिए। रचना किया जाता है तो डॉट लाइन से ही किया जाता है, और बी को यहां पर डी से मिला दीजिए। मिला दिए। अब हम यहां पर लिखेंगे प्रमाण, और यहां पर हम ले लेंगे आपका जो त्रिभुज है अलग अलग। चतुर्भुज जो है आपका इस तरह का है, तो हम दो फिगर बनाते हैं। एक को सी से मिलाते हैं, समझने में आसानी होगा। और एक और जो फिगर बनाते हैं आपका ए बी सी और डी, बी को डी से मिलाते हैं। हमने दो अलग अलग आपका फिगर ले लिया अलग अलग। सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, प्रमाण लिखते हैं। पहला को सिद्ध करना है, चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसको एंगल लिख लेते हैं, इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, सॉरी फिगर में ही लिख लेते हैं। इसको एंगल 1, इसको 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको 6, और इसको 7 और इसको 8 मान लेते हैं। एंगल को मान लिया, ये 1 2 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 5 और ये 6, ठीक। और ये हो जाएगा 3 और 4, तो ऊपर में क्या बने 7 और 8, यहाँ पर 7 और 8। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमने इस तरह से लिख लिया। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, ए बी जो है आपकी सबसे छोटी भुजा प्रश्न में बोल दिया है, चूंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है, छोटी भुजा है, प्रश्न में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे दिया हुआ है। इसलिए जब भुजा छोटी है तो हम लिख सकते हैं क्या, भुजा छोटी है, अतः
इसलिए लिख सकते हैं कि BC जो है आपका बड़ा होगा AB से, इसलिए कि प्रश्न में बोला कि सबसे छोटी भुजा है, तो सबसे छोटी का मतलब कि आपका BC से भी, यहाँ पर जो BC है BC से भी आपका क्या है, छोटा है AB, हमने लिख दिया। इसलिए तो आप जानते हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, तो एंगल 2 जो हो बड़ा हो जाएगा एंगल 5 से, एंगल 5 से। समीकरण 1 कर लिख देंगे इसको, और ब्रैकेट में लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ी होती है, बड़े भुजा के समूह कोण बड़ी होती है, इस बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण 1 पुनः अब चलेंगे त्रिभुज ACD में। अब ये बड़े त्रिभुज में चलेंगे, यहाँ पर देखिए सॉरी ACD में, इस तरफ का हो गया, अब इस तरफ का चलेंगे त्रिभुज ACD में। यहाँ पर CD जो है पहले ही बोला है कि CD सबसे बड़ी भुजा है, CD सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, दिया है प्रश्न में दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं कि CD जो है बड़ा है AD से, इसलिए एंगल 1 जो है बड़ा होगा एंगल 6 से। समीकरण 2 होगा, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रमेय से बड़े भुजा के समूह कोण, यहाँ पर लिख लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़िए तो क्या मिलेगा आपका, ध्यान दीजिएगा 2 और 1 को जोड़िए, एंगल 1 अब प्लस एंगल 2 को जोड़ दीजिए, और ये ग्रेटर का साइन रहेगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 को जोड़ दीजिए। तो एंगल 1 और 2 को जोड़िएगा तो वो एंगल A के बराबर है, तो एंगल 1 जो है बड़ा होगा एंगल C से, ये सिद्ध हुआ आपका, ये सिद्ध हुआ पहला नंबर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, हमने एंगल 1 में क्या एंगल B और एंगल 2 और एंगल 1 को जोड़ा, यहाँ पर जोड़ दिया। तो एंगल 1 और 2 जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिगर में ध्यान दीजिएगा कि एंगल 1 और 2 क्या है, A के बराबर है, एंगल A के बराबर, और 5 जो 6 क्या है बराबर है ये जोड़ने पर C के, तो यहाँ पर A जो है एंगल A बड़ा हो गया एंगल C का, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। अब हम ये दूसरे जो फिगर है आपका उसमें हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं, आपका जो दूसरा फिगर है इसमें हम आपको सिद्ध करेंगे। यहाँ पर जो आपका चतुर्भुज है, एक तरफ का जो रचना किया था उससे हमने आपको बना दिया, ये आपका A B C और ये D। अब इससे चलते हैं, ये आपका 3 था, ये आपका 4 था, ये था आपका 7 और ये था आपका 8 एंगल हमने लिखा था इस तरह से। तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे फिगर में देखिए ध्यान से, 2 को सिद्ध करना है तो इसी प्रकार लिखेंगे, सेम इसी प्रकार जो ऊपर में लिखे हैं, त्रिभुज ABD में चलते हैं, ABD में, त्रिभुज ABD में ध्यान दीजिएगा, ABD में कौन कौन एंगल है, तो आपका 3 और 8 है। ABD में आप लिखेंगे कि AD जो है बड़ा होगा AB से, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है, प्रश्न में दिया है AB सबसे छोटी भुजा है, AB सबसे छोटी भुजा है, ये दिया है प्रश्न में दिया है, इसलिए बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, तो 3 जो होगा बड़ा होगा एंगल 8 से। समीकरण 3 मान लीजिए। पुनः आप यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज BCD में, आप BCD में चलिए इधर से, इसमें भी क्या होगा आपका CD जो होगा बड़ा होगा BC से, दिया है प्रश्न में आपका दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए एंगल 4 जो होगा बड़ा होगा एंगल 7 से। समीकरण 4 3 और 4 को जोड़ दीजिए, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर
क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ग्रेटर एंगल 7 प्लस एंगल 8। तो 3 और 4 को एंगल बी कहिएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, एंगल बी, और ग्रेटर होगा एंगल डी का। यही आपको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 5 में। प्रश्न 5 क्या कर रहा है कि आप आकृति को देखिए, आकृति जो दिया है 7.51, इसमें कह रहा है कि पी आर जो है पी क्यू से बड़ा है, पी आर जो है पी क्यू से बड़ा है, और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करना है कि ये एंगल बड़ा है, ये आपको सिद्ध करना है। तो पी एस आर कहाँ है, पी एस आर एंगल मान लीजिए इसको एंगल 1 मान लेते हैं, और पी एस क्यू इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर पी एस आर एंगल 1 जो है बड़ा है एंगल 2 से, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न में जो दिया है, आपका सॉल्यूशन लिखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। दिया है आपका कि पी आर जो है ग्रेटर है पी क्यू, और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब कि यहाँ पर अगर 3 है तो ये 4 है, एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, चलो तो सिद्ध करें कि एंगल पी एस आर ग्रेटर है एंगल पी एस क्यू के। प्रमाण में लिखते हैं पी एस कोण, चूंकि पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, एंगल क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आपका दिया हुआ है, प्रश्न दिया है, इसलिए एंगल क्यू पी एस बराबर एंगल आर पी एस, समीकरण 1, मतलब कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। तो इसलिए आप लिख सकते हैं, अच्छा ठीक है, और नहीं अभी नहीं लिखना है, और इसमें और दिया हुआ है आपका, और पी आर जो है ग्रेटर है पी क्यू का। तो जब ग्रेटर रहेगा तो उसके सामने का कोण, हाँ यहाँ पे लिखेंगे उसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पी क्यू एस जो है बड़ा हो जाएगा एंगल पी आर एस के। समीकरण इसको 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मानिए, समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा, ये आपका फिगर है, आपका पी क्यू आर है, आपका ये जो है आपका एस है, इसको समद्विभाजित करता है। हमने इसको 1 2 3 4 माना, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो तो समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 हमने इसे माना। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में, ध्यान दीजिएगा, पी क्यू एस में आप चलिएगा तो तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। समीकरण 3 मान लीजिए, अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी आर एस में भी लिख सकते हैं एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर पी एस प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 डिग्री। समीकरण 4।
समीकरण 3 और 4 से देखिएगा कि ये दोनों 180 डिग्री के बराबर है RHS, तो मतलब कि यहाँ पर LHS भी बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से क्या हम पाते हैं, तो एंगल QPS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इक्वल टू एंगल PRS प्लस एंगल RPS प्लस एंगल PSR। अब यहाँ पे देखिएगा कि पहले जो है दो एंगल बराबर दिया है, एंगल 3 और एंगल 4, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपका क्या मिलेगा कि ये जो RPS जो है ये आपका, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका एंगल बराबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल QPS प्लस एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इक्वल टू एंगल PRS प्लस एंगल, यहाँ पर QPS भी लिख सकते हैं PSR। समीकरण यहाँ पर लिख सकते हैं 1 से, समीकरण 1 से, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, इसलिए आपका बच जाएगा एंगल PQS प्लस एंगल PSQ इक्वल टू एंगल PRS प्लस एंगल PSR बच जाएगा। तो जैसे ही ये बचेगा तो आपको पता है समीकरण 2 में क्या है कि एंगल PQS जो है आपका PRS से क्या है, बड़ा है। तो हम इसके पहले भी बताए हैं कि जब ये अगर मान लीजिए कि ये दोनों मिलाकर अगर 90 डिग्री है, दोनों मिलाकर अगर 90 डिग्री है, मान लीजिए दोनों मिलाकर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो मान लीजिए कि ये जो है आपका 60 डिग्री है, इसलिए कि PQS पहले समीकरण 2 में आप देखिएगा तो बड़ा है और ये 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि यहाँ पर चूंकि आपका समीकरण में दिया है कि एंगल PQS ग्रेटर है एंगल PRS के, समीकरण 2 में 2 से, इसलिए एंगल PSQ जो होगा छोटा होगा एंगल PSR। ये आपका सिद्ध हुआ, ये आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। आपको पहले भी ऐसा प्रश्न बता चुके हैं। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न जो है आपका क्या हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए PSR यहाँ पर क्या 30 डिग्री और यहाँ पर क्या ये 60 डिग्री हो गया। तो अगला प्रश्न में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं उनमें लंब रेखाखंड सबसे छोटा होगा। जैसे एक रेखा मान लीजिए कि ये रेखा जो है आपका एक एम रेखा है और कह रहा है कि इसके ऊपर इस रेखे पर एक बिंदु से जो इस पर स्थित नहीं है, तो मान लीजिए ये वो एक बिंदु मैंने ले लिया और यहाँ पर ये रेखाखंड ये लंब डाल दिए, और एक बिंदु इस रेखा पर लिया, कई बिंदु लिए, तो ये सारी जो बिंदु है, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको ये P माना, इसको Q माना, इसको R माना, इसको S माना, इसको T माना, तो जितने भी ये बिंदु हैं रेखा पर ये सब जो है बड़े होंगे, लेकिन जो रेखाखंड पर ये जो लंब डाला गया है वो सबसे छोटा होगा। इनमें लंब रेखाखंड जो होगा सबसे छोटा होगा। ये दर्शाना है आपको, यही आपको क्या करना है, दर्शाना है कि ये लंब वाला रेखाखंड जो है ये आपका OP जो है क्या है वो छोटा होगा, वो सभी रेखाखंड से क्या होगा सबसे छोटा होगा। जितने भी
हमने ये बिंदु लिए हैं, जैसे हमने बिंदु लिया है क्यू आर एस टी जो लिया है हमने ये बिंदु, तो क्या होगा, ओ क्यू होगा, ओ आर होगा, ओ एस होगा, ओ टी होगा। इन सब से जो है ओ पी जो है क्या होगा, छोटा होगा। ये आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे आपका कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा क्या होगा, वो कर्ण होगा, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें यही कह रहा है, स्पष्ट रूप से यही कह रहा है कि जो आपका कर्ण है वो बड़ा होगा और बाकी जो आपने लंब डाला है वो क्या होगा, छोटा होगा। इसमें वही कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है एम एक रेखा है, रेखा है, और ओ एक बिंदु है, वो एक बिंदु है जो एम पर स्थित नहीं है। देखिए वो जो है बिंदु एम पर स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। आपको ये प्रश्न में बोल दिया है, जैसे बोला वैसे मैंने डाल दिया। उसके बाद बोला है कि जो ओपी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एम लाइन पर। जो एम आपका रेखा मैंने खींचा है, एम, ये एम जो रेखा खींचा है इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो सिद्ध करें, तो सिद्ध करें कि जो आपका ओपी है रेखा वह छोटा होगा ओ क्यू से, ओ आर से, ओ एस से और ओ टी से, यही है। तो देखिए ये आप एक ही लाइन में आप चाहें तो आप कर देंगे कि ये जब 90 डिग्री है पी ओ पी लाइन पर, ये ओ पी जो है परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये 90 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल जो है क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। जब ये आपका राइट एंगल है 90 डिग्री है तो बाकी के क्या हो जाएंगे, न्यून कोण होंगे। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें से एक व्यक्ति ने 90 हिस्सा ले लिया तो बाकी का 90 में दो व्यक्तियों के बीच में बांटा जाएगा। भले वो 45 ही क्यों ना बांट ले, अपना आधा आधा ही बांट ले, लेकिन ये न्यून कोण ही होगा। और न्यून कोण का डिफिनीशन है 90 डिग्री से छोटा। तो न्यून कोण छोटा होगा तो छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, छोटी होती है। ये आपने अभी प्रमेय में ही पढ़ लिया है। तो हम अब इसको सिद्ध करेंगे उसी प्रमेय के आधार पर। यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण, प्रमाण लिखते हैं, लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर एम दिया है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि ओपी जो है एम पर एक परपेंडिकुलर है। उसके बाद इसलिए एंगल ओ पी पी क्यू जो होगा आपका बड़ा होगा एंगल ओ क्यू पी से, ओ क्यू पी से। कैसे, ओ पी क्यू, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसको एंगल 1 2 मान लेते हैं। जैसे 90 डिग्री के एंगल 1 मान लिए और इसको 2 मान लिए, तो एंगल 1 जो है आपका ग्रेटर है एंगल 2 से, एंगल 2 से मैंने यहाँ पर नाम देकर लिख दिया। इसलिए बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। इसलिए ओ क्यू जो होगा आपका बड़ा होगा ओ पी से, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ पी जो होगा छोटा होगा ओ क्यू से। ओ क्यू से होगा, क्यों होगा, ये समीकरण ओ एक लिख लीजिए और ब्रैकेट में लिख लीजिए बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी होती है। ये हमने प्रमेय में सिद्ध किया है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि एंगल ओ आर पी छोटा होगा एंगल ओ पी क्यू से। जैसे इसको हमने मान लिया 3 एंगल, इसको मान लिया 3, तो यहाँ पर एंगल 3 जो होगा छोटा होगा एंगल 1 से। इसको मान लिया मैंने 4, तो इसी प्रकार आप कह सकते हैं, इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं कि एंगल जो है आपका
4 छोटा होगा एंगल 1 से। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं एंगल, इसको 5 लिख लीजिए, एंगल 5 जो होगा छोटा होगा एंगल 1 से, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिए कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। यहाँ पर लिख देंगे आप क्या, OP ग्रेटर आपका हो जाएगा OR, OP ग्रेटर हो जाएगा OS, OP ग्रेटर हो जाएगा आपका OT। इस तरह से आपने लिख दिया, और समीकरण 1 2 3 4 से आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे लिख दीजिए, इसको समीकरण 1 माना तो इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये वाला इसके लिए, ठीक, इसके लिए समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे OP ग्रेटर OQ ग्रेटर OR। OP जो लंब है सबसे छोटी भुजा है, यही सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। तो जितने भी कर्ण वहां पर खींचे गए अलग अलग बिंदु पर, वो जो परपेंडिकुलर आपने डाला है उससे छोटा होगा, ये आपको यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो देखिए इस तरह से आपका 7.4 है आपका प्रश्नावली 7.4 हमने बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया। तो आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हमको कहाँ प्रॉब्लम आया, ताकि हम आपके और अच्छा बताने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके ऐच्छिक जो प्रश्न है आपके 7.5 हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।